बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 8 एनर्जी हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। पार्ट 1 है हाउ इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप किसी भी चीज़ में देखेंगे, ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते हैं ये किस तरह से होते हैं। तो यकीनन हमने पोटेंशियल में सीखा था कि पोटेंशियल में दो तरह की एनर्जीज को हमने सीखा था। एक जीपीई यानी ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने दो तरह की एनर्जी को सीखा था ना। तो क्या होते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को ना हम एक हाइट पर लेकर जाते हो तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होते हैं उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। यही है ना। तो इसका मतलब हाइट पर अगर आप किसी चीज़ को लेकर जाएंगे तो उस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होंगे। और दूसरी चीज़ हमने सीखा था कि जो तीर है कमान के अंदर जब तक है, मतलब इसको अगर हम खींचेंगे इस तरह से तो क्या होंगे, ये इस तीर के अंदर एनर्जी स्टोर होंगे। क्योंकि हमने इसको जो है ना खींचा है। तो खींचना और धकेलने के दौरान तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए एनर्जी तो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए। तो ये दो चीज़ें हैं, इसी को आपने एक एग्जांपल भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे देखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में जो एनर्जी स्टोर्ड होते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से, जो कि आपने सीखा कि अगर उसकी जो पोजीशन है ना वो अगर हो, चेंज हो और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो, आर स्टेट या उसकी हालत की वजह से। हालत किस क्या थी, जैसे कि पहले तीर यहाँ पे थी, इसके बाद हमने इसके स्टेट को चेंज कर दिया तो उसमें स्टोर हो गए। तो इस तरह की जो एनर्जी है इसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जीपीई यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ईपी मतलब इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके फॉर्म में हो सकते हैं, और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक, एग्जांपल के लिए आप लिखेंगे व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच। अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो यकीनी बात है, तो देन इट पासेस इलास्टिक पी ए। तो उस वक़्त जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होंगे ना तो उसे कहा जाएगा इलास्टिक पी ए यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसी को एग्जांपल में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सपोज यू आर ड्रॉप ए बॉल, इट बाउंसेस ए फ्यू टाइम्स एंड देन स्टॉप्स। तो यकीनी बात है, फर्ज करें अगर आप यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करते हो तो 2-3 दफ़ा क्या होंगे, वो बाउंस होंगे, फिर दोबारा ऊपर जाएंगे, फिर दोबारा नीचे आएंगे, इस तरह 2-3 टाइम्स जाएंगे ना ऊपर नीचे। तो डज द एनर्जी डिसअपियर, क्या एनर्जी खत्म हो चुके हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन भी कर देनी है। समझ गए। तो यकीनन हम जानते ही हैं, हमने सीखा था चैप्टर इंट्रो में कि अगर आप बॉल को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ क्या होंगे, हाइट की वजह से, जो हाइट की वजह से अगर एनर्जी स्टोर हुए हो तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जब ये मूव करना शुरू करेंगे तो काइनेटिक में कन्वर्ट होंगे, ना ही ये डिसअपियर होंगे। समझ गए। तो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होंगे। इसके बाद ये स्ट्रेस होंगे तो यहाँ से कुछ जो एनर्जी है वो हीट और दूसरे जो चीज़ें हैं वो उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। हम कन्वर्ट होंगे तो यकीनन यहाँ से बाल कम बाउंस करेंगे। कम बाउंस करने के बाद फिर दोबारा इसी तरह चलते रहेंगे। 2-3 टाइम्स के बाद वो यहाँ पे काइनेटिक में और चेंज होंगे, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, इसी तरह चेंज होंगे, डिसअपियर नहीं होंगे। समझ गए। तो इसी को लिखना है। क्या लिखना है देखते हैं। इसके आंसर में आप लिखेंगे व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप। जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो देन इट इज पुल्ड टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है, अर्थ की ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं कि नहीं। तो ये जो बॉल है वो ज़मीन की तरफ आएंगे ग्रेविटी की वजह से। एज द बॉल फॉल्स इट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी पहले था, इज बीइंग कन्वर्टेड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। बाद में क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। द पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो आप कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल जो एनर्जी था पहले वो कंप्लीट मुकम्मल तौर पर इसमें कन्वर्ट हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। एट द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड के ऊपर पड़ते हैं तो उस वक़्त तो द बॉल मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद द ग्राउंड, तो यकीनन वो कोलिजन करेंगे जब वो ज़मीन के ऊपर पड़ेंगे ना, तो वहाँ से कुछ जो एनर्जी है वो क्या होंगे, वो किसी और फॉर्म में, हीट और साउंड की फॉर्म में चेंज होंगे। इट बाउंस ए फ्यू टाइम्स एंड देन स्टॉप, द एनर्जी ऑफ द बॉल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स सच दैट एज हीट एंड साउंड में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ गए, वो डिसअपियर नहीं होंगे, वो कन्वर्ट होंगे, एक में से दूसरे में चेंज होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो तरह के एनर्जीज जो रिसोर्स है हमने सीखा था। तो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स है एनर्जी हासिल करने के जो ज़राए हम इस्तेमाल करते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो जो पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, कोयला वगैरह है, तो ये तमाम चीज़ें जब आप एनर्जी हासिल करने के लिए जलाते हैं तो उससे क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आपके माहौल को क्या करेंगे, ख़राब कर देंगे, यही है ना। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी हो गए, वाइंड जो एनर्जी हो गए, वाइंड से हम एनर्जी हासिल करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के दूसरे जो रिसोर्स है वहाँ से जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वो माहौल को ख़राब नहीं करेंगे, यही है ना। तो वो ये हम दोबारा एनर्जी हम हासिल करते रहेंगे और ये माहौल के लिए भी क्या है, फ्रेंडली है। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स डू नॉट रिलीज पॉल्यूटेंट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल, जो हमारे माहौल के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसानदा हो सकते हैं। पॉल्यूशन की वजह से गंदगी फैल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप जानते ही है ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे स्मोक जैसे, इसी तरह डस्ट पार्टिकल है, ये हमारे माहौल को ख़राब कर सकते हैं, है ना। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये इन ज़राए से अगर आप एनर्जी हासिल करेंगे तो यकीनन ये सारी चीज़ें रिलीज़ नहीं होंगे। हिंस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो आप कह सकते हैं कि ये माहौल के लिए यकीनन फ्रेंडली ही होंगे। समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सवाल है आपके पास, कैन ए बॉडी पासेस एनर्जी, तो एक बॉडी के अंदर क्या कोई एनर्जी हो सकती है इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन मोशन, अगर वो मोशन में नहीं हो तो। एक्सप्लेन योर आंसर विथ एन एग्जांपल, एग्जांपल की मदद से आपने अपने जो आंसर है उसको एक्सप्लेन भी कर देनी है, ठीक। तो हमने सीखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें यकीनन मोशन के बगैर भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी बॉडी के अंदर हो सकती है। समझ गए। अगर आप हाइट के हिसाब से देखेंगे तो फर्ज करें अगर मैं एक दीवार के ऊपर एक किताब रखूं यहाँ पे, तो इसके अंदर एनर्जी है क्यों, तब जाके ये नीचे आएंगे ना, चेंज तो होंगे यकीनन, लेकिन पहले इसके अंदर मौजूद है, बाद में ये काइनेटिक में चेंज हो सकते हैं, ये तो हमने सीखा था। लेकिन इसके अंदर मौजूद है, मोशनलेस हो, अगर हरकत नहीं कर रहे हो तो भी इसके अंदर होंगे अगर हाइट पे हो तो। और इसी तरह पानी के जो टैंक हम स्ट्रक्चर में सीखेंगे तो उसके अंदर जो पानी है वो अगर इस यहाँ से इस तरह फ्लो हो रही हो ना, तो यकीनन इसके अंदर भी क्या होंगे, एनर्जी होंगे जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होंगी। समझ गए। तो इसका मतलब अगर ये एक ही जगह पे रुके हुए हो तो भी क्या होंगे, इसके अंदर एनर्जी मौजूद होंगे, अगर हाइट पे हो तो इसी को आप आंसर में लिख सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे यस करके, क्योंकि यकीनन किसी भी बॉडी के अंदर जो है ना एनर्जी हो सकती है अगर वो हाइट पे हो। यहाँ पे एक चीज़ आपने समझना है कि हम ना अर्थ की सरफेस को एक फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है ज़ीरो है। समझ गए। नहीं तो अगर हम फर्ज करें यहाँ से ना एक बुक यहाँ पे रखेंगे और आपसे कहेंगे कि क्या इसके अंदर एनर्जी मौजूद है, तो आप कहेंगे जी है। लेकिन अगर सरफेस के ऊपर रखेंगे तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं है। समझ गए। ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये है। अगर हम इसी को थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें हैं ना इसको इस तरह से खोद के थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, फिर आपसे कहेंगे कि इसके अंदर एनर्जी है, तो यकीनन कहेंगे कि इसके अंदर भी एनर्जी होंगे, क्योंकि आप इसको पुल करेंगे तो ये नीचे भी जाएंगे, इसके अंदर एनर्जी
होंगे। क्यों? क्योंकि हाइट की वजह से। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। तो यस करके बॉडी कैन पासिस एनर्जी व्हेन इट इज़ नॉट इन मोशन, अगर मोशन में नहीं हो तो उसके अंदर भी एनर्जी हो सकती है। वाटर स्टोर, तो इसके एग्जांपल भी देने हैं ना, तो आप इसके एग्जांपल में लिखेंगे वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, तो जो डैम है उसमें जो पानी जमा है उसके अंदर यकीनन एनर्जी होंगे। इज़ नॉट इन मोशन, जो कि मोशन में नहीं है, हरकत नहीं कर रहे हैं। एंड पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। तो आप इसी को आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल है आपके पास 5, वाई डज मोस्ट ऑफ द एनर्जी, तो ज़्यादातर जो एनर्जी है वो यूज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो क्यों कम फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, तो वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो वसाइल है या जो ज़राए हैं वहाँ से क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से क्यों आते हैं यकीनन। तो हम जानते ही है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, डीजल, पेट्रोल, जो कोयला वगैरह, ये यकीनन क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि क्या, जहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो पहले ज़माने में यकीनन सोलर का जो है वहाँ से एनर्जी हम बहुत कम यूज़ करते थे, जो एनर्जी वहाँ से आते थे। आज के ज़माने में हम इसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है ना 80% जो है वो हम एनर्जी यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से ही हम हासिल करते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह से। तो यकीनी बात है ये चीप होंगे, सस्ता होंगे, तो हम यहाँ से ही हासिल करते हैं। तो हो सकता है अगले कुछ सालों के बाद हम बाकी सोलर्स जो एनर्जी है वहाँ से एनर्जी हासिल करें, और बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ से हम एनर्जी करके चीपली यानी सस्ते कीमत पे हम एनर्जी प्रोड्यूस करके, चेंज करके, समझ गए, तो याद रखना, चेंज करके हम एनर्जी हासिल कर सके। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? तो आंसर में आप लिखेंगे अबाउट 80% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एनुअली इज डेराइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो कि खोद कर निकालने वाले जो चीज़ें हैं वहाँ से हम 80% जो टोटल अमाउंट में से 80% एनर्जी हम हासिल करते हैं। समझ गए? एनुअली इन डेराइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से, जैसे कि कोयल हो गए, ऑयल हो गए, नेचुरल गैस हो गए, तो ये इनसे हम हासिल करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। दीज आर एनर्जी रिच एंड रिलेटिवली चीप टू प्रोसेस, तो यकीनी बात है इसको प्रोसेस के दौरान आपका जो अखराजात है वो बहुत ही कम होंगे बनिस्बत रिन्यूएबल जो रिसोर्स है उसके। समझ गए? दस मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज़ कम फ्राम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, तो इसलिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादातर जो एनर्जी का जो हिस्सा है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से ही हम हासिल करते हैं। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।